दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेश बेरी और आप सुन रहे हैं कहानी दलबीर कौर भाग 11 सिर्फ बेरी गुड स्टोरीज पर। अभी तक आपने सुना कि सरबजीत गलती से इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच जाता है। उसे वहां पाकिस्तानी रेंजर्स पकड़ लेते हैं, उसका टॉर्चर होता है और दलबीर कौर यहां पर पता नहीं लगा पाती कि सरबजीत कहां गया। अब आगे उधर पाकिस्तान आर्मी कैंप में दिन रात सरबजीत का टॉर्चर होता रहा, यह समझकर कि वो इंडियन जासूस है। और सरबजीत एक ही बात कहता रहा कि वो शराब के नशे में सरहद पार करके आ गया है। और फिर उस दिन तकरीबन 1 महीने के बाद कुछ रेंजर्स आए और सरबजीत के मुंह पर काले रंग का कपड़ा डाल दिया, हाथ में हथकड़ी डाली और जीप में बिठाकर ले गए कोट लखपत जेल। उसके चेहरे पर अभी भी कपड़ा था कि अचानक एक हाथ आता है और उसके चेहरे से काले रंग का कपड़ा हटा देता है। सरबजीत को लगता है कि उसकी आंखों के आगे धुआं सा छा गया है, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो आंखें सिकोड़कर आंखें साफ करने की कोशिश कर रहा है। अचानक उसकी आंखों पर जोर से पानी पड़ता है। उसे अब धीरे धीरे साफ साफ दिखाई देने लगता है। वहां 4-5 पाकिस्तानी सिपाही खड़े हैं जो उसे घूरे जा रहे हैं। सरबजीत इधर उधर देखता है, कमरे में हल्का सा अंधेरा है। वो वहां खड़े सिपाहियों से पूछने लगता है, मैं कहां हूं, आप लोग कौन हैं? इतना बोलते ही उसके कंधे पर बंदूक के हत्थे से जोर से वार होता है। उसकी चीख निकल आती है। वो घुटनों के बल बैठ जाता है। अचानक उसे किसी के अंदर आने की आवाज आती है कि 2 हाथ आकर उसके बाल बेदर्दी से पकड़कर उसे सीधा करते हैं। सरबजीत नजरें उठाकर देखता है, एक पाकिस्तानी ऑफिसर है। ये वासिम खान है। कठीला बदन, चेहरे पर रोबदार मूछें। वो सरबजीत को बालों से पकड़कर सीधा खड़ा करता है। आज वासिम खान जवान था। उसकी भी उम्र लगभग 30-32 के आसपास की रही होगी। और वो सरबजीत को उसके कंधे पर वहां पर दबाता है जहां पर उसके सिपाहियों ने अभी अभी बंदूक के हत्थे से वार किया था। दर्द के मारे सरबजीत फिर चिल्ला पड़ता है। वासिम मुस्कुराकर कहता है, आदत डाल ले इस दर्द की सोनिया, क्योंकि अब तू वासिम खान की मेहमान नवाजी में है और वासिम खान अपने मेहमानों की खिदमत करना खूब जानता है। देख, तू मेरे कहर से वाकिफ नहीं है, वैसे ना ही हो तो अच्छा है। चल, मैं तुझे एक मौका और देता हूं। सब सच सच बता दे कि तू पाकिस्तान क्यों आया, किसने भेजा, बम धमाके करने आया था ना तू, है ना? है ना? है ना? चल बोल। इतना कहते वो अपनी सिगरेट जला लेता है। सरबजीत फिर से गिड़गिड़ाता है, देखो वासिम पाजी, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। मैं गलती से बॉर्डर पार कर गया हूं। देखो जी, मुझे जाने दो, मेरी बहन इंतजार कर रही होगी। मेरी बहन इंतजार। लगभग रोते हुए सरबजीत कह देता है। वासिम की नजरें बड़ी होती हैं। वो सरबजीत के मुंह पर सिगरेट का धुआं फूंकते है उसके एकदम नजदीक आ जाता है और आंखें फाड़ कर कहता है, बहन, वो तेरी बहन है, सुंदर हैं? उसे ही बुलवा लेते हैं, तुझसे मिल भी लेगी और हमारे भी काम आ जाएगी। इतना कहकर वो जोर से हंस देता है। उसे देख वहां खड़े सिपाही भी हंस देते हैं, मानो वो सरबजीत की बहन और उसके पवित्र रिश्ते का मजाक उड़ा रहे हों। काफी था इतना जट के खून को उबाल देने के लिए। सरबजीत जोर से चिल्लाता है और उन्हीं हाथों से जिनमें हथकड़ी बंधी है वासिम खान पर एक वार कर देता है। वासिम खान ऐन मौके पर नीचे झुक जाता है और वो हथकड़ी से बंधा हाथ जाकर एक सिपाही के गाल पर लगता है, जो दूर टेबल पर जाकर गिरता है। उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। सरबजीत अब बेकाबू होने लगा है। वो अब वासिम खान पर झपटना चाहता है। मेरी बहन को गाली दी तूने, सुअर की औलाद! कि अब तक बाकी सिपाहियों ने सरबजीत पर काबू पा लिया है।
वासिम खान चिल्लाता, उल्टा लटाओ रामजादे को, उल्टा लटाओ। अब 4 सिपाही सरबजीत के हाथ पांव पकड़कर उसे पेट के बल लेटा देते हैं और 5वां सिपाही सरबजीत की पीठ पर बैठ जाता है। सरबजीत चिल्लाया जा रहा है, एक बार मेरी हथकड़ी खोल दे हरामजादे, तुझे बताता हूं मैं। अब 5 जनों ने कसकर सरबजीत को पकड़ा हुआ है कि वासिम खान एक नुकीला डंडा उठाता है, एक ही बार में उसका पैजामा फाड़ देता है। 2 सिपाही मिलकर सरबजीत की टांगें फैला देते हैं और देखते देखते वासिम खान सरबजीत के पिछवाड़े में विकेट जैसा दिखने वाला नुकीला डंडा घुसा देता है। सरबजीत की चीख निकल आती है और वासिम खान अपनी कोनी से उस डंडे को दबाए जा रहा है, मानो आज वो उस डंडे को सरबजीत के आर पार ही कर देगा। सरबजीत की चीखें नहीं रुक रही, वो तब तक चीखता रहता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता, और वासिम खान भी तभी रुकता है। वो उस डंडे को बाहर खींचता है जो अब खून से लथपथ है, उस डंडे को फेंकता है। लटकाओ साले को और कामरान को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। उस सिपाही की ओर इशारा करके कहता है जिसके गालों से खून बह रहा है। 2 सिपाही मिलकर सरबजीत को हथकड़ी समेत लटकाने लगते हैं कि एक सिपाही वासिम की शेविंग किट खोलता है और वासिम वहां लगे एक शीशे के आगे शेव करने लगता है। वासिम का ये रूप देखकर वहां खड़े सिपाही भी अब डर गए हैं। वो वासिम के अगले हुक्म का इंतजार कर रहे हैं कि वासिम के हाथ में लंबा सा रेजर है। वो उससे अपनी दाढ़ी बनाते हुए एक सिपाही को हुक्म देता है, मकबूल को बुलाओ। सिपाही दौड़कर बाहर जाता है। वासिम एक नजर मुड़कर देखता है, सरबजीत अब लगभग 1 फुट हवा में लटक रहा है। उसकी कमर से खून की धार बह रही है। टप टप। वो फिर से दाढ़ी बनाने लगता है कि तभी वो दूसरा सिपाही मकबूल नाम के एक आदमी को अंदर लेकर आता है। दुबला पतला सा, घुंघराले बाल, आम पाकिस्तानी है वो इस तरह सरबजीत को लटके हुए देखकर डर जाता है। सरबजीत को अब धीरे धीरे होश आ रहा है। वो डर से खरा रहा है। वासिम मकबूल का ध्यान तोड़ते हुए कहता है, हाँ भाई, ओ यही है ना, वो क्या नाम बताया भाई? वो वहां पड़ा एक आइडेंटिटी कार्ड उठाकर उसमें से नाम देखता है कि सिपाही कहता है, जनाब ये इसके 2 साथी जो मारे गए थे ना, उनके पास से ये शिनाख्ती कार्ड मिले हैं। एक का नाम जरनैल सिंह और दूसरे का नाम मंजीत सिंह। वासिम मुस्कुराता है, आज से इसका नाम है मंजीत सिंह, जिसने 4 बम धमाके किए हैं। मकबूल एकदम हक्का बक्का सा देख रहा है। वो सरबजीत को नहीं पहचान पा रहा। हाँ भाई मकबूल, यही है ना वो आदमी जिसे तूने बम धमाके करते हुए देखा था? हैं? मकबूल अभी भी ब्लैंक है। वो सरबजीत को नहीं पहचान रहा कि वासिम हाथ में रेजर लेकर सरबजीत की तरफ जाता है, जिसे अब हल्का सा होश आ चुका है। उससे कहता है, हाँ भाई मंजीत सिंह, बयान दे कि तेरा नाम मंजीत सिंह है और तूने पाकिस्तान में 4 बम धमाके किए हैं, और ये मकबूल है, ये चश्मदीद गवाह है। और ठीक है ना मकबूल, सुन लिया इसका बयान? कल कोर्ट में तूने यही गवाही देनी है। मकबूल के होंठ कांपते हैं, पर जनाब इसने तो बयान कहां दिया है? इतना सुन वासिम झटके से सरबजीत की तरफ मुड़ता है जो लटक रहा है, उसके पांव हाथ में लेता है और उसके पांव की तलियों को एक ही झटके में रेजर से चीर डालता है। खून की धार दीवारों पर जाकर गिरती है। सरबजीत की चीखें निकली जा रही हैं। इतना देख मकबूल डर जाता है। वो कहता है, हाँ जी जनाब, मैं गवाही दूंगा जनाब, यही है, किसी को मैंने देखा था बम धमाके करते हुए। हाँ जी जनाब, बस और जुल्म मत कीजिए जनाब। वासिम मकबूल का कॉलर पकड़ता है, तू इन जुल्मों की परवाह मत कर,
बस कल कोर्ट में जाके गवाही दे, अपने मुल्क की खातिर और अपनी कौम की खातिर। है, लेके जाओ इसे, कल कोर्ट में पेश करना। एक सिपाही मकबूल को वहां से ले जाता है। वासिम जेब से एक सिगरेट निकालकर जलाता है और दूसरे सिपाही से कहता है, इसकी पट्टी वट्टी करवा दो और हाँ, ऊपर खबर पहुंचा दो कि हमने एक इंडियन जासूस को पकड़ लिया है जिसने पाकिस्तान में बम धमाके किए थे। नाम है मंजीत सिंह। और हाँ, ये खबर इंडिया तक जरूर पहुंच जानी चाहिए। इतना कहकर वो तेजी से वहां से निकल जाता है। सरबजीत आधी होश में ये सब बातें सुन रहा है। वो जानता था कि अब वो फंस चुका है। और उधर हिंदुस्तान में खालड़ा बॉर्डर पर दलबीर कौर खड़ी आज भी इस कहानी को याद कर रही है। बेशक इस बात को 18 साल हो चुके थे, पर वो यहां रोज आती है। खालड़ा बॉर्डर विक्की पिंड की तरफ इंडिया पाकिस्तान का एक छोटा सा बॉर्डर है। इसी बॉर्डर के आसपास तो इनके खेत हैं जहां से सरबजीत गया था। 18 साल पहले बेशक यहां तारें नहीं होती थी, आज पूरे बॉर्डर पर लोहे की तारें लगी हुई हैं। और दलबीर रोज शाम को यहां आ जाती है, पाकिस्तान की तरफ देखती रहती, जहां से उसके वीर की खबर आनी है। डूबते हुए सूरज को वो रोज देखती है और उसका मन एक ही गीत गुनगुनाता रहता है कि रब ने बनाई प्यार दी दुनिया, रब ने बनाई तकदीर, मंजिला खो गई तेरे द्वारे, बन गई मैं राहगीर, बन गई मैं राहगीर। रब ने बनाई प्यार दी दुनिया, रब ने बनाई तकदीर, चीर के दिलानू सरदा बुनिया, वंड ले बाबे ते पीर, वंड ले बाबे ते पीर। एक टक सूरज को देखते हुए उसका दिल यही कहता रहता है कि डूबदे आ सूरज खबर ले आवी, किथे रह गया मेरा वीर, किथे रह गया मेरा वीर। उसका दिल रो रो कर यही गीत गाता रहता है और वो तब तक पाकिस्तान की तरफ देखती रहती है जब तक उस तरफ सूरज डूब नहीं जाता। मानो वो डूबते सूरज के हाथ रोज शाम अपने भाई सरबजीत के लिए पैगाम भेजती हो, पर वो नहीं जानती कि उसके भाई तक उसकी पुकार कब पहुंचेगी। उस दिन भी वो वहीं खड़ी थी। शाम का वक्त था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौजें सरहद पर अपने अपने झंडे झुका रही थी। झंडों के झुकने के साथ ही सूरज अपनी आखिरी छवि दिखाते हुए डूब जाता है। आसमान पर एक गुलाबी सा रंग बिखरा हुआ है और दलबीर ये सारी कहानी स्वप्न और पूनम को सुना रही थी। दोनों की आंखें अब भीगी हुई हैं। पूनम दलबीर के कंधे पर हाथ रखकर उसका ध्यान तोड़ती है। बुआ जी, आपको कब पता चला कि पापा पाकिस्तान में फंस गए हैं? पूनम की बात सुनकर दलबीर अब अतीत में चली जाती है। उसे वो दिन याद आता है जब उसे पहली बार सरबजीत के पाकिस्तान में होने की खबर मिली थी। तब सरबजीत को लापता हुए 9 महीने हो चुके थे। उसके सामने सारा मंजर किसी चलचित्र की तरह चलने लगता है। 18 साल की कोई भी याद भुला नहीं पाई थी वो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सरबजीत की तलाश थी। दलबीर बताती है कि उन दिनों गर्मियों के दिन थे। उनका ऑफिस गोल्डन टेम्पल के पास ही तो था। गोल्डन टेम्पल से आती कीर्तन की आवाज हवाओं में चल रही लू को भुला देती थी।
वहीं सड़क पर एक लड़का जिसका नाम हुसैन है, उम्र 30 साल के आसपास की रही होगी, तेजी से आ रहा है। वो वेस्पा स्कूटर पर है, यूं लगता है बहुत जल्दी में है। उसका स्कूटर एक सरकारी दफ्तर के बाहर आकर रुकता है। वो जल्दी से स्कूटर स्टैंड पर लगाकर स्कूटर में से एक उर्दू का अखबार निकालकर ऑफिस के अंदर जाता है। वो सीढ़ियां नापते हुए तीसरी मंजिल पर पहुंचता है, जहां एक बड़ा सा हॉल है। ऊंची छत है, लंबी लंबी रॉड से लटके हुए कई पंखे चल रहे हैं। कई कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं। उसकी नजर किसी को ढूंढ रही है। हाँ, वो दूर देखता है दलबीर कौर अपनी डेस्क पर बैठी कुछ काम कर रही है। हुसैन दलबीर को देख लेता है और वो हाथ में अखबार लिए सीधा दलबीर के पास पहुंच जाता है। दलबीर के सामने पहुंचकर हांफने लगता है। दलबीर उसकी यह हालत देखकर हैरानी से पूछती है, तो हांफ क्यों रहा है हुसैन? हुसैन बिना सवाल का जवाब दिए सवाल करता है, बीबी, आपके भाई का नाम क्या है? दलबीर कंफ्यूज सी फंबल करते हुए कहती है, सरबजीत। पर क्यों? कि हुसैन चेहरे पर थोड़ी तसल्ली लेकर अखबार खोलता है, तो फिर ये कोई और ही लगता है मुझे। दलबीर की धड़कनें अब बढ़ने लगती हैं। वो घबराते हुए हुसैन से पूछती है, बात क्या है, साफ साफ बता। हुसैन सांस संभालते हुए जवाब देता है, बीबी, मेरे हाथ एक पाकिस्तान का अखबार लगा है जिसमें एक हिंदुस्तानी को फांसी की सजा सुनाई गई है अगले महीने की 20 तारीख को, और वो आपके गांव विकी पिंड का है। दलबीर घबराने लगती है, कभी अखबार को देखती है तो कभी हुसैन को। हुसैन बात संभालते क्या उठता है, पर बीबी, ये कोई मंजीत सिंह है। दलबीर की आंखें एकदम सिकुड़ती हैं। वो झट से हुसैन के हाथ से अखबार खींचती है, पर वो तो उर्दू का अखबार है। उसमें सरबजीत की तस्वीर है। दलबीर के होश उड़ जाते हैं। दलबीर को उर्दू पढ़नी नहीं आती कि हुसैन उससे अखबार लेकर पढ़ता है। बीबी, इसका नाम लिखा है मंजीत सिंह, और नीचे लिखा है कि इसने पाकिस्तान में 4 बम धमाके किए हैं जिसमें 14 लोग मारे गए हैं और 74 जख्मी हुए हैं, और पाकिस्तान की अदालत ने इसे फांसी की सजा सुनाई है। दलबीर यह खबर सुनकर एक पल के लिए सदमे में आ जाती है। पर खबर में नाम तो किसी मंजीत सिंह का लिखा है और तस्वीर उसके भाई की। यह कैसे हो सकता है? उसके चेहरे पर मिश्रित भाव उभरने लगते हैं। पर जो भी हो, आखिरकार उसे 9 महीने बाद ही सही अपने भाई का पता मिल गया था। वो जिंदा है। पर अगले ही पल उसे ख्याल आता है कि उसे तो पाकिस्तान सरकार ने किसी मंजीत सिंह के नाम से फांसी की सजा सुना दी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये खबर पढ़ के खुश हो या दुखी। हां, दलबीर ये जान गई थी कि उसका भाई अब जिंदा है, पर वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो ये भी जान चुकी थी कि अब राह आसान नहीं होने वाली। क्या हुआ उसके बाद, जानेंगे अगले भाग में। सुनते रहिए ये कहानी दलबीर कौर, मेरे यानी राजेश बेरी के संग, सिर्फ वेरी गुड स्टोरी।